So if you want to handle Pakistan, you have to deal with countries who have influence within Pakistan, which was Saudi Arabia and UAE. कि 2028 तक अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लार्जर 15 मेंबर्स में भी हमारा नंबर नहीं आने वाला है। तो मालदीव्स को भी पता है कि चाइनीज डेट ट्रैप का एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहले यूएस से ज़्यादा इनपुट्स और इंटरेक्शन होता था यूपीए गवर्नमेंट के अंडर। इस गवर्नमेंट में टोटल शिफ्ट है रशियंस के साथ इनपुट्स और आउटपुट्स। अगर आप सेंट्रल बैंक बंद कर रहे हो तो उसके ऑल्टरनेटिव में आप क्या बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, समथिंग लाइक बिटकॉइन, और आर यू टॉकिंग डॉलराइजेशन के मैसिव वेस्टर्न वेल्थ विल मूव टू भारत? नमस्कार अंकित जी। अंकित जी, फिर से वियतनाम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लास्ट टाइम आए थे और अब जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल गया है। तो जियोपॉलिटिक्स में जानकारी जो लोग रखना चाहते हैं, ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाला है। अंकित जी, हमारा पहला सवाल, अभी G20 इंडिया ने बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगले साल 2024 में फॉरेन हेड स्टेट्स का कॉन्फ्रेंस इंडिया में होगा, जिसमें 130, जी हाँ 130 कंट्रीज के हेड इंडिया में आएंगे और चर्चा करेंगे ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट के बारे में। इज इट गोइंग टू बी अ गेम चेंजर? देखिए, ये इनिशिएटिव जो है ग्लोबल साउथ वाला, ये होना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हम डिजर्व करते हैं सीट, उस और जो रिफॉर्म्स चाहिए वो नहीं हो पाए। और ये सारी मल्टीलैटरल बॉडीज जो बनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड के लिए बनी। अब अगर हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड में जाना है तो इन बॉडीज को रिफॉर्म होना पड़ेगा। ओके। तो मेरी समझ में दिसंबर 2022 वाज द साइकोलॉजिकल डेडलाइन। तब तक क्योंकि कोई सीरियस रिफॉर्म पर इनिशिएशन नहीं हुआ, तो बहुत ऑब्वियस था कि भारत फिर अपने लिए ऑल्टरनेटिव्स खुद प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 2028 तक अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लार्जर 15 मेंबर्स में भी हमारा नंबर नहीं आने वाला है। एग्जैक्टली। तो आई डोंट थिंक कि जिस प्रकार का एस्पिरेशंस है इस कंट्री का, तो वी हैव पेशेंस टिल 2028। तो उसी का रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं कि ग्लोबल साउथ में एक रिप्रेजेंटेशन होगा और ईयरली अब डिसीजंस लिए जाएंगे कि ग्लोबल साउथ के भले के लिए क्या क्या किया जा सकता। और वो डिसीजंस भारत जो है वो रिप्रेजेंट करेगा सारी मल्टीलैटरल बॉडीज में कि 100+ नेशंस का ये कहना है। नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू? मतलब पैरेलल सिस्टम खड़ी करने की आप एक ये समझ लें कि क्योंकि G20 में भी अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन डलवाया और ब्रिक्स में भी अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन डलवाया, तो वो सारे ग्लोबल साउथ के नेशंस जिन्होंने कोलोनाइजेशन झेला है 300-400 साल, और वो ह्यूमिलिएशन झेला है और बाहर के फॉरेन टेम्पलेट्स का इम्पोजिशन झेला है, अब वो सब डीकोलोनाइज करना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मल्टीलैटरल बॉडीज को भी डीकोलोनाइज करो। ना सिर्फ हमारी कंट्रीज हम डीकोलोनाइज करेंगे, ये बॉडीज को भी डीकोलोनाइज होना पड़ेगा। तो ये वही मोमेंट है। और एवरी ईयर सारे हेड्स ऑफ स्टेट ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आएंगे। यहाँ पे मेन डिसीजन मेकिंग अब यहाँ पे होगा क्योंकि आपके पास 100+ नेशंस का सपोर्ट होगा और वो डिसीजंस फिर मल्टीलैटरल बॉडीज में रखे जाएंगे। दिस इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड। नाउ ईदर यू आर गोइंग विद दैट और यू आर नॉट गोइंग विद दैट। एंड इफ यू आर नॉट गोइंग विद दैट, तो 100+ नेशंस फिर अपना रास्ता बना सकते हैं खुद। वी डोंट रिक्वायर समबडी टू हेल्प अस आउट। ट्रू। अंकित जी, लास्ट डिकेड को आप फॉरेन पॉलिसीज के हिसाब से किस तरह से देखते हो? मैंने आपका ट्वीट भी एक पढ़ा था, आपने वो जयशंकर जी का एक फोटो डाल के एक ट्वीट रखा था कि मेजर रिफॉर्म्स इन लास्ट डिकेड। उस पर हमें थोड़ा बता। जी, तो लास्ट 9 इयर्स में जो फॉरेन पॉलिसी की पूरी नेशनल डॉक्ट्रिन बदल दी गई और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।
क्या बदला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इनफैक्ट फॉरेन के एक्सपर्ट्स भी सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इस प्रकार के आउटकम्स भारत दे सकता है। तो दर्शकों को जानना ये ज़रूरी है कि कितना बड़ा नेशनल डॉक्ट्रिन चेंज था। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए यूपीए गवर्नमेंट के अंदर जो भी इनपुट्स आउटपुट्स या इंटरैक्शन होता था वो ईरान के साथ होता था। अब कोई भी बता देगा कि ईरान इज अ एंटी मीन्स अ शिया कंट्री, शिया मेजॉरिटी, तो ईरान के इनपुट्स क्यों काम आएंगे पाकिस्तान हैंडल करने को? सो इफ यू वांट टू हैंडल पाकिस्तान you have to deal with countries who have influence within Pakistan, which was Saudi Arabia and UAE. True. जो उनको पैसा देता है और ना सिर्फ पैसा देता है, बहुत सारे उनके फैक्शंस उनके पेरोल पे होते हैं, चाहे वो क्लेरिक्स हो, ISI हो, आर्मी हो या पॉलिटिशियंस हो। तो ये समझना है कि 9 साल में ये फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है कि एनिमी कंट्रीज के साथ अलाइनमेंट में पॉलिसी डिज़ाइन करने की बजाय हमने शिफ्ट किया कि एलाई कंट्रीज कौन सी है उनकी, और उनके साथ अलायंस किया फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जैसे चाइना को हैंडल करने के लिए पहले यूएस से ज़्यादा इनपुट्स और इंटरैक्शन होता था यूपीए गवर्नमेंट के अंडर, इस गवर्नमेंट में टोटल शिफ्ट है, रशियंस के साथ इनपुट्स और आउटपुट्स इंटरैक्शन होता है। बिल्कुल वैसे यूएस को हैंडल करने के लिए यूपीए गवर्नमेंट में रशियंस के साथ इंटरैक्शन होता था, विच इज एन एनिमी कंट्री फॉर दी, दैट इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज। तो उसकी जगह हमने अब इजराइल के साथ इंटरैक्शन करके अमेरिका के रिलेटेड पॉलिसीज या कैसे मैनेज करना है। तो दिस इज द शिफ्ट, डॉक्ट्रिनल शिफ्ट विच हैज कम इन द फॉरेन पॉलिसी, जो जिसकी वजह से इस प्रकार के मिराकुलस आउटकम्स आपको देखने मिलते हैं। और ना सिर्फ ये, नेबरहुड में हमने सबसे पहले तो हमारी गलती के 1971 वाले वॉर में अगर हमारे पास होम ग्रोन इंडिजिनस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते जो बॉटम अप एकेडमिक स्ट्रीम से आए होते, तो 1971 में ही प्राइम मिनिस्टर को बताते कि 90,000 जो प्रिजनर्स आपने छोड़े हैं उनको पाकिस्तान रेजिमेंट बना के यहाँ रखना था और आपको पाकिस्तान को बैन करना चाहिए था टू कीप अ सेपरेट आर्मी। तो अगर हमारे पास ऐसे NSA होते तो तब भी हो जाता, राइट? तो ये जितना भी नेबरहुड का जियोपॉलिटिक्स चला, जहाँ पे यूपीए गवर्नमेंट के अंदर वो सारी मोनार्कीज, चाहे वो नेपाल की मोनार्की हो या भूटान की मोनार्की हो, जो भारत को एडमायर करती थी और भारत के अलाइनमेंट में चलती थी, वो पूरी मोनार्की को तोड़ दिया गया, उसको डाइल्यूट कर दिया गया। और फिर आपने उसका नतीजा में देखा कि कैसे कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस आना शुरू हुआ है पूरे नेबरहुड में। तो ये पूरा शिफ्ट आया है 9 साल का डॉक्ट्रिनल शिफ्ट फॉरेन पॉलिसी का, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जयशंकर जी और सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में हमने देखा। अंकित जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट की वजह से जियोपॉलिटिकली आज भारत जितना इन्फ्लुएंशियल है उतना कभी नहीं था। ठीक, पर उसके साथ जैसे मैं मालदीव्स में जो डेवलपमेंट है पढ़ता हूँ, दूसरी कंट्रीज में जो है पढ़ रहा हूँ, लगता है कि चैलेंजेस भी हैं, नए चैलेंजेस हैं जिसको शायद हमें और नए तरीकों से टैकल करना पड़ेगा। जी, उसके बारे में आपको क्या कहना है कि जो अभी नए चैलेंजेस हैं उसको किस तरह से और ठीक तरह से टैकल किया जा सकता है? देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स होते हैं, इसमें हर एक कंट्री के खुद के नेशनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ कि फॉरेन पॉलिसी में जैसे ही गवर्नमेंट शिफ्ट होती है कोई भी कंट्री में, तो उसमें अगर डिसाइसिव लीडर है तो फिर रिव्यू की जाती है पुरानी फॉरेन पॉलिसीज। तो अगर आपने मालदीव्स में जैसे देखा कि सोली गवर्नमेंट गए और अब जो नई गवर्नमेंट आई है जो इस प्रॉमिस पे ही आई थी कि इंडिया आउट वाला, उन्होंने एक फंडेड कैंपेन भी चलाया था इलेक्शन से पहले। पूरा इंडिया पर ही था कैंपेन ही इंडिया। जी, तो ज्योग्राफी जो है इज अ रियलिटी, चाहे वो मालदीव्स हो, नेपाल हो या बांग्लादेश हो या भूटान हो, ठीक है? तो मालदीव्स को भी
पता है कि चाइनीज डेट ट्रैप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उन्हें ये भी पता है कि भारतीय टूरिज्म से रिवाइव होके वो डेट ट्रैप उन्होंने भरा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो चाइनीज डेट ट्रैप के राउंड 2 में जाना चाहेंगे, चाहे कितना भी चाइनीज इन्फ्लुएंस हो या कुछ भी हो। और जहाँ तक भारत के साथ पॉलिसीज़ का सवाल है, तो जो मैंने बताया कि ज्योग्राफी इज़ अ रियलिटी, गवर्नमेंट्स तो आएंगी जाएंगी, आप पॉलिसी टेम्पररी रिव्यू भी कर लोगे, राइट, लेकिन लॉन्ग टर्म रियलिटीज़ तो आपकी ज्योग्राफी है, आप नेबर तो नहीं बदल सकते, राइट। तो जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, क्योंकि ये क्वेश्चन लोगों का आता है कि क्या अंकित शाह बोल रहे हैं कि हमको इस कंट्री को ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले तो क्योंकि हम यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये ट्रस्ट वाला जो वर्ड है इससे हमें बहुत बचना होगा, राइट। क्यों? क्योंकि अगर आप जियोपॉलिटिक्स में या फॉरेन पॉलिसी में ट्रस्ट शब्द बोलते हो तो शायद आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको लेजी होके सो जाना है। आप ये अजम्पशन के साथ चल रहे हो कि कोई नेशन ने पूरा ही अलाइनमेंट कर लिया है, अब मुझे कुछ केयर करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ डेंजरस। तो ये जियोपॉलिटिक्स में ये ट्रस्ट वर्ड, क्योंकि हम भारतीय तो इमोशनल है और हमारी फॉरेन पॉलिसी मेजॉरिटी क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, तो हमारे लिए तो ठीक है, बाकी सारे ट्रस्ट करेंगे हम पे। लेकिन जहाँ तक हमारी फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, तो आप बिल्कुल ये पकड़ के ना चले कि रशिया के ऊपर 100% ट्रस्ट करोगे या इजराइल के ऊपर 100% ट्रस्ट करोगे या फ्रांस या यूएस या चाइना या किसी भी कंट्री के ऊपर। सबके नेशनल इंटरेस्ट है, 24/7 यू हैव टू बी ऑन टोज, तो ये भूल जाएं आप। अंकित भाई, जैसे हम लोग अभी पॉडकास्ट करने वाले थे, अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही हमारा एक पॉडकास्ट ऑन एयर है, उस पर एक जन ने सवाल पूछा स्पेसिफिकली कि अंकित शाह को ये सवाल पूछिए कि अर्जेंटीना के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिलेई, उनके बारे में कुछ बताइए। मैं एक्चुअली दो जन के बारे में आपको पूछना चाहता हूँ। एक तो अर्जेंटीना में मिलेई है और नेदरलैंड में वाइल्डर्स हैं, दोनों एक्सट्रीम राइट साइड वाले हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या मत है? देखिए, अर्जेंटीना की जो पुरानी गवर्नमेंट थी, आप जानते ही हैं कि वो उस इकोनॉमी को सोशलिज्म ने कितना डैमेज किया है। ट्रू। और करेंसी को भी, और जिस प्रकार का इन्फ्लेशन और सोशलिस्ट पॉलिसीज हैं, तो उसका रिवर्सल तो होना ही था जो हमने ये इलेक्शन में देखा। लेकिन ये जो कैंडिडेट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक्सट्रीम इंटरेस्टिंग है, और जिस एक्सट्रीमिटी की वो बात करते हैं और जिस प्रकार से इलेक्शन हुआ है और करेंसी के ऊपर जो उनका व्यू है, उसको देख के ये लग रहा है कि देयर इज नो काइंड ऑफ स्टेबल थॉट्स कॉन्क्रीट दिखाई दे रहे हैं, बट उसका एग्जीक्यूशन कितना स्टेबल होगा इज अ लिटिल डाउटफुल टू मी। तो एक दिख रहा है कि एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है स्पेसिफिक करेंसी वाले पॉइंट पे, जहाँ पे ही इज नॉट ओपन टू ज्वाइनिंग ब्रिक्स, जो उनकी एप्लीकेशन थी। बट दूसरा जो चल रहा है कि सेंट्रल बैंक भी बंद कर देंगे। तो अगर आप सेंट्रल बैंक बंद कर रहे हो तो उसके ऑल्टरनेटिव में आप क्या बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, समथिंग लाइक बिटकॉइन, और आर यू टॉकिंग डॉलराइजेशन विच इज US डॉलर इन अर्जेंटीना? आप किस चीज की बात कर रहे हो? सो व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, तब हमें ज्यादा क्लियर समझ आएगा व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। व्हाट अबाउट नेदरलैंड के जो अभी नए प्राइम मिनिस्टर हैं वाइल्डर्स, जिन्होंने नुपुर शर्मा पर भी ट्वीट किया था पहले टू सपोर्ट नुपुर शर्मा दैट शी वाज एब्सोल्युटली राइट। ठीक, तो ये जो मैंने प्रेडिक्शन दिया है कि यूरोप इज मूविंग टुवर्ड्स क्रूसेड्स, तो क्रूसेड्स कब होता है? क्रूसेड्स तब होता है जब दोनों साइड की पार्टीज फुल्ली रेडी हो जाती है कॉन्फ्रंट करने के लिए। तो ये जो इलेक्शन था नेदरलैंड्स का, और जिस प्रकार से वो जो जितने वोकल है
स्पेसिफिकली ऑन इस्लाम, और जिस प्रकार का वोटिंग हुआ है, दिख रहा है कि क्लैश का प्रिपरेशन अब बिगिन हो रहा है। तो ना सिर्फ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी की बात हो रही है, और जैसे आपने देखा कि नुपुर शर्मा को उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया, ट्वीट किया है। तो मैं ये जो क्लैश वाली थियरी है उसको भारतीय उपमहाद्वीप के उस परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं देखता कि यहाँ होना चाहिए या ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यूरोप उस डायरेक्शन में जा रहा है और पहने जाएगा, तो वहाँ से पहले कंक्लूजन आ चुका होगा बिफोर समथिंग कम्स अप हियर इन टर्म्स ऑफ मास फ्रिक्शन। तो मेरी समझ ये है कि वो नुपुर शर्मा को ट्वीट करें या उस डायरेक्शन में बोले तो ठीक है, दैट इज़ देयर व्यू, और वो अपनी प्रजा को प्रिपेयर कर रहे हैं जो भी क्लैश के लिए। इनएविटेबल, let them do it what they want to do, none of our business। लेकिन ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम बिल्कुल कंसर्न दिखाएंगे, जैसे वो मतलब दिखानी पड़ेगी, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। वो बिल्कुल हम दिखाएंगे जब ये क्लैश होंगे, और हो सकता है हम पॉलिसी में कुछ सपोर्ट या इनपुट्स आउटपुट्स हो सकता है इंटरैक्शन में, जो हम यूरोप को कर सके अपनी यूरोपियन वैल्यूज बचाने के लिए कर सकते। जी, लेकिन जहाँ तक यहाँ का सवाल है, अगर कोई तो मुझे बोल रहा है कि ये क्लैश वाली आइडिया अच्छी है, तो मैं दर्शकों को ये बात बता दूं जिन्हें नहीं समझ में आता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेडिकल वॉइसेस मैं सुनता हूँ जो बोलते हैं कि हम 80% है, वो 20% है। तो मुझे दर्शकों को बताना है कि रिवर्स है, हम 20% है और वो 80% है। अच्छा, ठीक, क्यों? उसका थोड़ा और एलाबोरेट कीजिए। जी। तो लोगों को समझना है कि जब आप स्ट्रीट क्लैश की बात करते हो तो उसमें टोटल पॉपुलेशन साइज नहीं देखा जाता। जो सैंपल पार्टिसिपेट करता है स्ट्रीट क्लैश में, वो नंबर ही मैटर करता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि पर फैमिली अगर 15 बच्चे हैं तो वो 14 बच्चों को भेज सकते हैं राइट्स के लिए। मैं वो बता रहा हूँ जो मिडिल ईस्ट में हुआ ड्यूरिंग इस्लामाइजेशन ऑफ मिडिल ईस्ट। पर फैमिली अगर 15 बच्चे हैं तो वो 14 बच्चों को भेज सकते हैं स्ट्रीट क्लैश के लिए, और यही हुआ था। और सामने वाली कम्युनिटी जो इस प्रकार के रेडिकल सॉल्यूशंस में गलती से फंस जाती है, उनके पास होते हैं 2 बच्चे। तो किसको भेजेंगे? तो जब आप स्ट्रीट क्लैश की जब भी आप बात कर रहे हो तो आपको अलर्ट रहना होगा, ये बात समझनी पड़ेगी कि 20% कौन है और 80% कौन है। ठीक है, जो रिस्क स्प्रेड होता है पर फैमिली वो काउंट होना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि इस प्रकार के सॉल्यूशंस कोई सॉल्यूशंस हैं, एटलीस्ट भारतीय उपमहाद्वीप के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी लेकिन जी, अभी आते हैं एक स्टार्टअप, एक कंपनी है इंडिया की जिसका नाम है ज़ेरोडा, नितिन कामत। आई एम अ बिग फैन ऑफ नितिन कामत, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। मैंने अभी उनका एक ट्वीट पढ़ा था, उस पर आपका भी एक इंटरेस्टिंग ट्वीट मैंने पढ़ा था। वो कहते हैं कि उनके संपर्क में जितने अमेरिकन बिजनेसमैन हैं वो सब इंडिया में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं। और उसके ऊपर मैंने आपका थॉट पढ़ा था कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो वह पूरी चीज़ क्या है? देखिए, जो डीडॉलराइजेशन और जिस फाइनेंशियल रिसेट की मैं बात करता हूँ, उसमें जो दिख रहा है मुझे इज कि मैसिव वेस्टर्न वेल्थ विल मूव टू भारत। जो लग रहा है अभी, जी बिल्कुल, बहुत क्लियर है। तो 2026-2027 से आप इस रेंज में पकड़ के चलो कि $50 बिलियन से लेके $100 बिलियन पर ईयर बात कर रहा हूँ मैं, राइट, नॉट 10 years। इट्स अ बिग अमाउंट। हाँ, बिग अमाउंट। तो अगर इस प्रकार की वेल्थ इनफ्लो होनी है
तो एक बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर का बूम आने वाला है आपकी करेंसी में और आपकी स्पेंडिंग में। ट्रू। और एक बबल भी बनेगा ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में। तो इन ये सारे एस्पेक्ट्स के लिए देश को रेडी रहना पड़ेगा। उसी के चलते मैंने ये ट्वीट किया था कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना शुरू करना चाहिए वो प्रोडक्ट रेंज में। अदरवाइज जो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स है वो पहले सेटल होके बिचना शुरू हो जाएंगे। ट्रू। तो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। अंकित जी, हम लोग कभी ऑफ द रिकॉर्ड भी जब बात करते हैं, मैं आपकी बात से मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यू थिंक कि अभी इंडिया हॉट डेस्टिनेशन बन गई है इन्वेस्टमेंट के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ऐसा आपका मतलब कौन सी वजह से आपको लगता है कि इंडिया इज राइट नाउ हैज अराइव्ड? तो जियो इकोनॉमिक्स में आपको ये समझना है कि हमारे और उनके बाकी पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स में टेम्पलेट में फ़र्क क्या है। हमारा टेम्पलेट ये है कि हम कहते हैं कि बॉडी इज द व्हीकल एंड यू आर द सोल। मतलब हम लाइफ साइकिल्स की बात कर रहे हैं। तो भारत का फोकस है मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल रहा है कि यू आर द बॉडी, सोल इज जस्ट अ व्हीकल। मतलब वो बोल रहे हैं कि आपकी एक ही लाइफ है। तो बाकी के वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक्स है वो फोकस करता है कंजम्पशन पे, विच इज कि सेविंग्स नहीं करनी है, कंज्यूम करना है। राइट? क्योंकि उनको तो लाइफ साइकिल में वो मानते नहीं है। ट्रू। तो बचाना किसके लिए है? बच्चे भी नहीं रखते हैं, अभी तो बच्चे पैदा भी नहीं करते हैं। यही क्यों है? व्हेन यू हैव ओनली वन लाइफ, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्पेंड करो, मजे करो, प्लेजर। राइट? तो ईस्ट और वेस्ट का ये बहुत बड़ा एक जियो इकोनॉमिकल डिफरेंस है बिकॉज ऑफ धार्मिक एंड डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। राइट? तो ये वाली इकोनॉमिक्स में जो वो मानते हैं उसमें सब कुछ इसी लाइफ में कंज्यूम करना है। ठीक है? तो उनके इकोनॉमिक्स का फोकस है मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मशीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भारत की इकोनॉमिक्स का फोकस है मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जब ये क्वेश्चन आता है कि टेक्नोलॉजी जॉब्स ले लेगी या एआई जो है वो बहुत बड़ा संकट है, तो जब आप वेस्टर्न कैपिटलिस्ट को सुनते हो, जैसे अभी रिसेंटली बिल गेट्स का मैंने सुना, वो बोल रहे थे कि 3 days a week वर्क उस प्रकार का जॉब रोल भी हो सकता है जहाँ पे आप बाकी सब चीज़ें करो ना, बाकी टेक्नोलॉजी देख लेगा सब चीज़ें। ठीक? तो ये इस प्रकार के थॉट्स मुझे काफ़ी डेंजरस लगते हैं। एब्सोल्युटली। हमारे वहाँ पर तो 140 करोड़ लोग हैं। ना सिर्फ नहीं, ये सिर्फ लोगों की साइज की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि एक बार आपने मशीन को सिखा दिया फिर मुझे आपका कोई काम नहीं है। सही बात। सो आई एम नॉट ओके विद दिस, क्योंकि ये जो मैंने बताया डिफरेंस ही ये है कि वो मटेरियल और मशीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं और हम क्योंकि लाइफ साइकिल्स में मानते हैं, हम मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमिक्स पूरा धार्मिक है, जहाँ पे हम नहीं चाहते कि मशीन मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ कंपटीशन करे, जबकि उनका पूरा थॉट प्रोसेस अलग है। अब क्योंकि वो सारा विमेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को टेम्परेरी जीडीपी के लिए यूज कर चुके हैं, अब वो बर्थ रेट्स खो चुके हैं और अब वो एज हो रहे हैं, तो उनको 2 सहारा दिख रहा है, एक एआई और दूसरा भारतीय इकोनॉमी। ठीक है? तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाला। तो यहाँ पैसा वो फेंकेंगे क्योंकि जो एज हो चुके हैं वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वर्किंग पॉपुलेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एआई अपने प्रोडक्ट्स खुद कंज्यूम नहीं करेगा। कैन एआई कंज्यूम प्रोडक्ट्स? सही बात है। अंकित भाई, अभी हमारा वर्ल्ड कप हुआ, अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट, ऑस्ट्रेलिया वॉन। ठीक है, हार जीत तो चलती रहती है,
पर आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है एब्राहमिक फिलोसॉफी जीत के बारे में क्या है और सनातन के लिए जीत हार का मतलब क्या है, वो कुछ बताइए। तो ये फोटो मैंने जो देखा था, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के मेंबर ने अपना पैर ट्रॉफी के ऊपर रखा के फोन खींचा है जीत के बाद। तो यही जो डिफरेंस है बिटवीन धर्म एंड रिलीजन, यहाँ पे टेक ओवर वाली फिलॉसफी है, कन्वर्जन, टेक ओवर, राइट, सुपीरियरिटी, और एक जो थॉट प्रोसेस बनता है कि जो बताया कि एक ही लाइफ है तो मुझे जीतना ही जीतना है, दिस इज द ओनली लाइफ, आई वांट टू विन इन दिस लाइफ ओनली, राइट। तो एक ये सुपीरियरिटी है। जबकि सनातन में, और मैंने थी कि वो स्टोरी भी कोट की थी कि जय एंड विजय जो है वो गेट कीपर्स हैं विष्णु के। तो जय वाली जो थियरी है, गेट कीपिंग क्या होता है, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और विष्णु जी जो आप जानते ही हैं कि ऑपरेटर ऑफ द यूनिवर्स, तो सनातन में बोला है कि जय और विजय दोनों इंपॉर्टेंट है। और जय वाला जो कॉन्सेप्ट है इज विनिंग योर इनर सेल्फ, और विजय वाला जो कॉन्सेप्ट है जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर वाला कि पर वो सभी के ऊपर नहीं है, सनातन में इट इज गुड वर्सेस इविल, ठीक है, बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स नहीं, गुड वर्सेस इविल वाला। सही। वी हैव अ वेरी ब्रॉड आइडियोलॉजी, मतलब संकुचितता नहीं है हमें।